नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान के हाईवे पर। आज की कहानी वहीं की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुजीत, ट्रक ड्राइवर। दिल्ली के रहने वाले थे सुजीत। और ये जो उनके साथ में घटना घटी थी, साल 2010 की बात है। तो चलिए सुजीत के साथ हम उस सफ़र पर चलते हैं जहां पर सुजीत के साथ ऐसी घटना घटी थी। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं ट्रक ड्राइवर और मैं बस मौज ही मौज करता था। लोगों की नज़र में लोगों को लगता था कि अरे, ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, अब इसके पास मौज के अलावा क्या है। इस शहर से उस शहर देखो घूमता रहता है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो पड़ोसी थे, दिल्ली की जिस कॉलोनी में रहता था, वो लोग मुझसे ये बात कहते थे कि सुजीत भाई, तुम्हारे तो मज़े हैं, जब मर्जी अपना ट्रक लेकर निकल जाते हो। और फिर अब मौज ही मौज तो होती होगी रास्ते भर। अच्छे ढंग का खाना खाते हो, अच्छा जगह पर रहते होगे। लेकिन वो हमारा जो दूसरा पहलू है ना, कभी जानते नहीं थे। और जब मैं उनको बताने का कोशिश करता था कि देखो, आप लोग को हमारा जो एक पहलू है ना, वो नज़र आता है, लेकिन इसकी जो दूसरा पहलू है, बहुत ही अंधेरा है। जब मैं वो अपनी कुछ कहानियाँ बताया करता था कि मैं फलानी जगह पर मेरे ट्रक खराब हो गई, ऐसी जंगल में मैं एक दिन तक फंसा रहा, कहते थे कि कौन सी बड़ी बात है, तो क्या हो जाएगा। मैं बताता था कि भाई, ऐसी जगह पर मैं रुका हूँ जहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत उस जगह पर रहते थे। वहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते थे। और तब वो हैरत में हो जाते थे, क्या मतलब, आज के टाइम में भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं आप लोग को। और तब मैं हंस के कहता था, भाई ये शहर नहीं, मैं जिस रोड पर चलता हूँ ना, वो कई गांवों को, कई जंगल से गुजरता हुआ और हमारे मंजिल की ओर लेके जाता है। उस सड़क पर ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, ना जाने क्या क्या रात को घटती है। मैं जब कुछ किस्से कहानियाँ बताता था अपने यार दोस्तों को, तो सहम जाते थे। सुजीत भाई, आज भी भूत रहते हैं, आज भी भूत रहते हैं। हालांकि मैं खुद भूत को, प्रेत को देखा नहीं था आज तक, लेकिन मैंने किस्से कहानियाँ बहुत सुन रखे थे। मेरे पास जो भी हम ढाबा पर रुकते थे, वहाँ पर कोई ना कोई ड्राइवर कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ शुरू कर देता था। अब मैं ऐसी कहानियों को बड़ा शौकीन था। शौक पर मुझे याद आया, मुझे दो शौक थे। मुझे अच्छी दारू पीने का शौक था, और दूसरा शौक तो मेरे मन में तो बहुत थी, लेकिन मैंने कभी आज तक पूरा नहीं कर पाया था। वो थी लड़की का शौक। आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई थी। और मैं बहुत ही इस चीज़ में मैं अलग रहता था। मैं कभी खूबसूरत लड़की के सामने अगर चला जाए ना, तो मेरी घिघी बच जाती थी, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी, पूरा शरीर कांपने लगता था। ना जाने मुझे क्या हो जाता था। मैं कहूँ ना कि मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। अनजानी लड़की को देख करके अब मैं ऐसा ही हो जाता हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है। खैर, हम आते हैं अपने सफ़र पर, जब ये सब घटना का मेरे साथ अब शुरू हो चुका था। मैं दिल्ली से राजस्थान गया हुआ था। अब एक बार जब ट्रक का पहिया चल देता है ना, तो कहाँ जा के रुकेगा। हम तो कई बार 15 दिन, महीना दिन, अब इसके बाद हम घर लौटते थे। जब घर लौटते थे ना, तो हमारे जेब बहुत भरे होते थे पैसों से। और सचमुच हम अपने आप को उस टाइम बादशाह समझते थे कि हम ही हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। हम ऐसा अब देखते थे रोड के जैसे हम खुद ही बादशाह हों। आखिर हो क्यों ना भाई, रात का हमारी ही साम्राज्य होता है। जब सड़कें खाली होती है, तभी तो हम सड़क पर दौड़ते हैं। उस टाइम तो कोई सड़क पर दिखता नहीं था। तो कई लोग बाग बताते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं ना, ये सड़क का राजा होते हैं, खास करके रात का टाइम का। मैं राजस्थान गया हुआ था दिल्ली से माल लोड करके। साल 2010 की बात थी। मैं जिस शहर में गया था, अब वहाँ से जो उनका गोडाउन था, वो थोड़ा देहात क्षेत्र में था। मैं समय पे पहुँच गया था, लगभग 8 बजे के आसपास शाम को।
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तब कहते भाई गोदाम तो मेन गोदाम तो यही है, लेकिन ये माल यहाँ पर नहीं उतरेगा। देखो अपना बिल्टी में देखो, उस जगह का नाम भी लिखा है, लेकिन आप गलती से इस गोदाम पर आ गए हो। अब मुझे वो रास्ता बताते हैं कि यहाँ से 4 घंटे का सफ़र पर है और ऐसे ऐसे करके जाना है और गोदाम आपको मिल जाएगा। लेकिन अब कोई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रात में जो गोदाम होता है वो बंद होता है, अब तो सुबह ही खुलेगा। मैं जब गोदाम वाले से बात करता हूँ, अब मैं समझ जाता हूँ कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। चलो आगे के सफ़र पर निकल लेते हैं। वहाँ से वो 4 घंटे का सफ़र पर था। अब मैं सोचने लगा कि चलो नज़दीक से नज़दीक, जितना नज़दीक होगा मैं वहाँ पर कोई ढाबा वगैरह में रुक जाऊँगा। मैं शौक़ रखता था ना, मैं आपको बताया ना कि मैं महंगी दारू पीने का शौक़ रखता था। मेरे पास में बोतल हमेशा रहती थी। इसके बाद अपने सफ़र पर मैं चल पड़ता हूँ। मैं अकेले ही ड्राइव किया करता था। अगर मेरे साथ में कोई होता था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ही सब काम करना पड़ता था। मैं अपने असिस्टेंट को बताऊंगा ये फलाना कर ले, ये कर ले, और उससे बढ़िया तो खुद ही अपना काम कर लो। 1-2 बार मैं रखा भी था, लेकिन लगा नहीं, मैं तो अकेले ही खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। इसके बाद मैं उस सफ़र पर चल पड़ता हूँ, उस शहर से दूसरे कस्बे की तरफ, जहाँ पर वो दूसरा गोदाम था जिसकी पता मेरी बिल्टी में लिखी थी, लेकिन मैं गलती से पूरा पढ़ नहीं पाया। मुझे लगा कि तो मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ और यहीं का माल होगा। अगर मैं जान जाता ना, अच्छी तरह से उसको पढ़ लेता, तो मैं इस जगह पर नहीं आता, मैं सीधा ही बाईपास रोड से आगे की तरफ निकल जाता। लेकिन जो भी है, अब मेरी किस्मत खराब होने वाली थी। ऐसा ही होता है, जब किस्मत खराब होती है ना तो इंसान के साथ उसका संकेत पहले से ही नज़र आने लगते हैं। मैं जब वहाँ से चलता हूँ, अब रात तो हो चुकी थी। 4 घंटे का सफ़र, मैं अपना सफ़र पूरा करने लगता हूँ, रोड पर चल जाता हूँ। मुझे लगता है कि यहीं पर कई जगह मैंने देखा, अब ढाबा भी था, होटल भी था। मुझे लगा कि आगे ढाबा मिले ना मिले, चलो यहीं भोजन कर लेते हैं, 2-4 पैक पी करके खाट पर कहीं पड़ जाएंगे। ट्रक का ढाबा ऐसा ही होता है। ट्रक के ढाबा पर चारपाई आपको हमेशा मिलेगी। अगर वहाँ पर ड्राइवर ज़्यादा नहीं होंगे तब तो वहाँ सोने के, खाने पीने का मौज रहती है। लेकिन मेरी नसीब ही खराब थी। मैं जब ट्रक के ढाबे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ वहाँ तो भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। कोई भी चारपाई मुझे ऐसा खाली नज़र नहीं आती है। मैं सोचा कि चलो यहाँ भीड़ है, अगली जगह पर देखते हैं। लेकिन अगली जगह पर वही हाल होता है। 3 ढाबा मैं छोड़ आया था। अगर मैं वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता तो कोई ना कोई मुझे जगह आराम करने की मिल जाती और मैं रात गुजार सकता था। लेकिन मेरी किस्मत तो कहीं और लेके अब जा रही थी, जहाँ पर ये सब मेरे साथ में घटना था। अब मैं चल पड़ता हूँ। मैं अब अगला ढाबा को देखता हूँ और तब तक मैं 2 घंटे का सफ़र और पूरा कर लिया था। लेकिन जब 2 घंटे का सफ़र पूरा कर लिया, इसके बाद कोई ढंग का ढाबा मुझे मिल नहीं रहा था। मिला भी था, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मैं खाने पीने वाला व्यक्ति हूँ, ट्रक में तो अपना दारू वारू मैं पीता नहीं हूँ और मैं पीऊँगा, खाऊँगा और आराम से सो जाऊँगा। और तब उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, आजकल बहुत चेकिंग चल रही है, अब मैं ऐसा काम आपको करने नहीं दूंगा। अगर खाना पीना खाओ, मना नहीं है, लेकिन दारू नहीं भाई। कुछ दिनों से सख्ती चली हुई है, अब मैं खाम खा फंसना नहीं चाहता। वो हाथ जोड़ लेता है। मुझे लगा कि अब क्या, चलो आगे चलती हैं। रात के करीब 11 बज चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद थे। भूख भी लगी थी, थकान भी था। अब मुझे नींद का भी असर होने लगा था। मुझे लगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं 1 घंटे का सफ़र और पूरा कर लिया था। मतलब 1 घंटे का सफ़र और बाकी था, जहाँ पर मुझे उस गोदाम में पहुँचना था। और जब 1 घंटा का सफ़र बाकी रह जाता है, 11 रात को बज जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। भूख से सबसे ज़्यादा तलब तो मुझे अब उस दारू की लगी हुई थी, जो मेरे बैग में पड़ी हुई थी। मैं सोचने लगा कि अब मैं कहाँ पीऊँ, कहाँ पर आराम करूँ। नींद भी ऐसे ही सता रही थी, थकान से शरीर एकदम चरमरा सा गया था। लंबी दूरी से ट्रक ड्राइवरी करो ना तो शरीर में थकान तो हो ही जाती है। आखिरकार मुझे एक रोशनी नज़र आई। जब मैं रोशनी देखता हूँ तो समझ गया आगे ढाबा होगा।
ढाबा मैं समझ कर के उस जगह पर चला जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ हाँ ढाबा ही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रक खड़ा नहीं है। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका है। अब रात का 11 बजा था। जो भी ट्रक वाले थे या तो किसी ढाबे पर रुक गए थे, अब सुबह 4 बजे के आसपास अपना ट्रक लेकर निकलते थे। लेकिन मुझे ही अब उस जगह पर पहुंचने पर मुझे लगा कि जैसे मेरी किस्मत में यही लिखा था। जब मैं उस ढाबे पर जाता हूँ, मध्यम रोशनी थी, कोई तेज लाइट भी नहीं थी। एक मेरी ही उम्र का नौजवान लड़का वो जैसे कुछ बनाने का कोशिश कर रहा था। वो कढ़ाई में कुछ हिला डुला रहा था, कोई सब्जी या ना जाने क्या बना रहा था। जब मैं ट्रक से उतर कर के और उसकी तरफ जाता हूँ, तब वो उठ के खड़ा हो जाता है, मेरे पास में आता है। अरे साहब, क्या चाहिए आपको, क्या खाना खाओगे? तब मैं कहता हूँ, पहले बताओ भाई, खाना तो दूर की बात है, मैं थोड़ा ड्रिंक करता हूँ, इसके बाद खाना खाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आज की रात मैं यहीं पर आराम करूँ। अब मेरा यहाँ से आगे का सफ़र 1 घंटे का है, मैं तो सुबह में पूरा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे इजाज़त देते हो, अब मैं ड्रिंक कर सकता हूँ, तब तो मैं यहाँ रुकूंगा, और नहीं तो मैं यहाँ से आगे निकल लूँगा। वो नौजवान लड़का देख करके मुझे मुस्कुराने लगा था। कहने लगा, साहब इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो? तब मैं कहने लगा, भाई मैं पीछे भी पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि आजकल रोड पर चेकिंग चल रही है, सख्ती हो चुकी है, मैं ऐसा काम करने नहीं दूंगा। सोच लो, अगर आप मुझे रुकवाना चाहते हो तब मैं तो ड्रिंक तो करूंगा करूंगा। कहता है, साहब हर चीज़ का हाल है मेरे पास में, मैं मानता हूँ रोड पर चेकिंग चल रही है, लेकिन मेरे पास में जगह है ना, आप आराम से जाकर के ड्रिंक कर सकते हो, अपने मन माफिक जो भी करना चाहो कर सकते हो, अपने मन पसंद का भोजन कर सकते हो। यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस यही है कि सामने आपको बैठना नहीं है, इस चारपाई पर आपको लेटना नहीं है। हम आपको अंदर के कमरे में ले चलेंगे, वहाँ पर सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। सच कहूँ ना, तो मुझे लगा ये मजाक तो नहीं कर रहा, ये ट्रक के ढाबा में अंदर में कमरे कब से बनने लग गए। मैं तो हैरत भरी निगाहों से उसको देख रहा था। मैं कभी देख रहा था कि सारी चारपाई खाली है, मतलब अंदर के कमरे में ड्राइवर होंगे, लेकिन वहाँ तो एक भी ट्रक नहीं था। मैं थोड़ा अब इधर उधर देख रहा था, तब तक वो बोलता, साहब आप ट्रक को साइड में कर दो, ट्रक आप बैक साइड में ले आओ। मैं हैरत में पड़ा था, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तब कहता है, साहब आप ड्रिंक करोगे ना, आप ही ने कहा था ना कि रोड पर चेकिंग वगैरह चल रही है, तो ना आपका ट्रक देखेगी, ना यहाँ कोई गाड़ी रुकेगी, ना कोई चेकिंग करने आएगा। बड़ा ही समझदार बंदा था। मैं सो उसको देखते रह गया था। मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। मैं अपना ट्रक को स्टार्ट करता हूँ, उसके बताए हुए जगह पर बैक साइड में जगह था पार्किंग का, अब मैं वहाँ लगा देता हूँ। मैं मन ही मन खुश था। अपना थैला उठा लेता हूँ जिसमें मेरा ड्रिंक पड़ा हुआ था। अब मैं आ जाता हूँ और तब कहता हूँ, भाई अब चलो भी, मुझे कमरा दिखा दो। वो खुश होता हुआ, अब वाकई में एक दरवाज़ा था, उसको ठकठकाता है। जैसे ठकठकाता है ना, अब हम दोनों इंतज़ार करने लगते हैं। मैं उसको देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। दूसरी बार वो ठकठकाता है, तब भी कोई नहीं आता है। मैं हैरानी से उसको देख रहा हूँ और मजे लेते हुए कहने लगा, भाई ये दरवाज़ा खुलेगा क्या नहीं खुलेगा? तब कहता है, साहब एक बार खुल तो जाने दो, देख लेना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं इसका मतलब समझ नहीं पाया था कि आखिर मेरी तबीयत कैसे खुश जाएगी, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो वाकई मैं भौचक्का रह जाता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की तो अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। सफ़ेद कपड़ा हुआ, चमकते हुए कपड़ा पहने हुए और बाल खुले हुए थे। आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना शुरू कर दिया था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें अब मेरे को देख रही थी, जैसे जज कर रही थी नीचे से ऊपर तक। अब मैं बस चेहरा ही देखता रह गया। और तब वही जो ढाबा वाला लड़का था मुझे कहता है, भाई अंदर तो जाओ, आप अंदर जाओ, सारा नज़ारा यहीं पर लोगे क्या? मुझे समझ में नहीं आया था। मेरा तो जैसे जिस्म कांपने लगा था। मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को या लड़की कहूँ, जैसे ही मेरे नज़दीक आती थी, मेरा हाथ पैर कांपने लगते थे। ऐसा लगता था कि मेरा जुबान अब एकदम चिपक गया है तालू से। मेरे को आवाज़ नहीं निकल रही थी। ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था। ये डर, घबराहट
कोई बीमारी थी मुझे, मैं आज तक समझ नहीं पाया था। ऐसा ही मेरे साथ में होता है, मैं घबरा जाता हूँ। तब अच्छा से एक नाम बोलता उस लड़की का कि आप इनको अंदर लेके जाइए, ये कुछ खाएंगे पिएंगे, सब कुछ अंदर ही करा देना। मैं कहूँ ना, वो लड़की मुझे आदर से अंदर बुलाती, आप अंदर आइए, अंदर आइए। जैसे ही मेरे कदम आगे बढ़ते हैं, दरवाज़ा बंद कर देती है और वो ढाबा वाला लड़का अपने काउंटर पर ही जाके बैठ जाता है। मैं उस जगह पर अकेला था या अंदर में कुछ और लोग थे, लेकिन हर जगह बिल्कुल शांति शांति दिखाई दे रही थी। कोई भी शोर शराबा नहीं था। अगर और ड्राइवर होते तो जरूर नजर आते। जहाँ पर मैं बैक साइड में ट्रक खड़ा किया था, वहाँ पर और ट्रकें खड़ा होती। मतलब इस जगह पर मैं अकेला ही हूँ। मैं कहूँ ना, मुझे एक कमरे के अंदर ले जाती है, जहाँ पर साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था और कुछ टेबल भी रखा हुआ था खाने पीने का सब व्यवस्था के लिए। जग में साफ पानी दिख रहा था। तब मुझे कहती है, पहले आप आराम कर लीजिए, 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद क्या क्या आपको खाना है मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ यहीं पर दे दूंगी आपको। मुस्कुराने लगती है। मैं तो उसको देख करके एकदम हैरत में पड़ा था। इतनी सुंदर लड़की इस ढाबे में क्या कर रही है? जरूर ये ढाबे वाले की कोई रिश्तेदार होगी। मैं कहूँ ना, मैं चोरी छुपे उस लड़की को देख रहा था, तब भी मेरा दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तब वो बाहर निकल जाती है कुछ देर के लिए। मैं अपने सांसों पर नियंत्रण करने लगता हूँ। मैं उस पानी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरा गला सूख रहा था। पानी का स्वाद कुछ अलग सा था, लेकिन उस टाइम वो पानी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। पानी पीने के बाद मेरे शरीर में जान आने लगती है। तब वो लड़की दाखिल होती है, मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कहती है, साहब अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं तो उस लड़की को देख रहा था। तब मैं बोल पड़ा था कि देखिए, मुझे कुछ खास सेवा नहीं करना है। मुझे तो बस ये ड्रिंक करना है और कुछ मुझे भोजन करना है। मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। बस मुझे यही चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए। इसके बाद मैं और कुछ आपसे नहीं चाहता हूँ। मैं इशारा तो समझ गया था। जो लड़का मुझे अंदर भेजा था कि आप अंदर जाइए तो सही, जैसे साफ इशारा कर रहा था। तभी लड़की आकर के मेरे पास में खड़ी हो जाती है। कहती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब कहती है, कोई बात नहीं, पहले आप ड्रिंक तो कीजिए और भोजन का शुरुआत तो कीजिए। इसके बाद मेरे लिए खाना वो ला करके परोस देती है। खाना का स्वाद कैसा लगता है, मैं बड़ा अलग सा लग रहा था, लेकिन पेट भरना था, ऊपर से मुझे ड्रिंक करना था। हाँ, मैं जल्दी जल्दी ड्रिंक करने लगा था। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता था कभी भी। आराम से मैं थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंक करता था, आनंद लेता था। लेकिन उस लड़की को देख करके मुझे ना जाने शरीर में क्या खलबली मची हुई थी। मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी 2-3 पैक पी लेता हूँ, तब मेरे शरीर कंट्रोल में आएगा। और ऐसा ही करता हूँ। जब मैं 2-3 पैक उतार लेता हूँ ना, तब सरूर आने लगता है। और जब एक बार सरूर आ जाता है ना, तो मेरे अंदर का डर जो बिल्कुल निकल जाता है। वही लड़की मेरे सामने में खड़ी है और मैं उसको नीचे से ऊपर तक निहारने लगता हूँ। और जब मैं निहारता हूँ, तब वो मुस्कुराने लगती है, मेरे पास में आ जाती है। कहती है, साहब और कुछ चाहिए आपके लिए? आप जो कहोगे हम ला के दे देंगे। आप बताइए और आपको क्या खाना है? तब मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, आप खड़ी क्यों हो, आप बैठ जाओ आप यहाँ पर। आप ड्रिंक लेती है? तब कहती है, साहब लेती तो हूँ, लेकिन अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, मैं नशे में था। अब मैं कहने लगा, जब ड्रिंक लेती हो तो अब समय का क्या देखना है, मैं उसके लिए ड्रिंक बना देता हूँ। और ड्रिंक पीती है और कहती है, ऐसा ड्रिंक तो मैंने आज तक नहीं पिया, ये कौन सी दारू है? तब मैं बोतल निकाल कर दिखा देता हूँ कि देखिए, ये है दारू। ये थोड़ी महंगी है, आम ड्राइवर इसको पी नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वो लड़की उस दारू की तरफ देख रही थी। इसके बाद मैं एक पैग और देता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, और फिर आधी बोतल बच जाती है। मैं उसको रख देता हूँ अपने थैले में। तब मैं उस लड़की से खुल जाता हूँ, बातचीत करने लगता हूँ।
और वो मेरे समीप थी। मैं उसका इशारा सब कुछ समझ गया था। मतलब वो रेडी थी, लेकिन मैं रेडी नहीं था उस टाइम तक। मैं उससे बातचीत कर रहा था, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ दरवाज़ा पीटने की आती है। वो भागती हुई चली जाती है। शायद वो काउंटर पर लड़का होगा। दरवाज़ा खुलती है, आप फिर कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनता हूँ। अब फिर वो लड़की के कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। लड़की मेरे पास में आ जाती है। अब मैं खाना वाना ख़त्म कर चुका था। अब मैं उस पलंग पर बैठ गया था। लड़की भी आकर के मेरे पास बैठ जाती है। थोड़ा दूर थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब नज़दीक आकर के बैठ जाती है ना, तब मुझे थोड़ा अलग सा लगने लगता है। अब मैं उससे कहता हूँ, मैं नशे में ज़रूर था, मैं सुरूर में ज़रूर था। तब मैं कहता हूँ थोड़ा सा दूरी बना के बैठती है ना। अब वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगती है। कहती है, आप मेरे से दूर जाना चाहती हो? कई लोग तो मुझे पाने के लिए तरसते हैं, और आप मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। आप गजब के इंसान हो। क्या कभी किसी लड़की के साथ, सुंदर लड़की के साथ रात नहीं गुजारी? तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ता हूँ। मेरी जो खोखली हंसी थी, तब मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। आज तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला मैं किसी लड़की के साथ रात गुजार सकूं। लड़की चौंक जाती है। क्या मतलब? अभी तक आप किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारे हैं? तब मैं कहता हूँ, नहीं जी, मैं आज तक ऐसा कभी कर ही नहीं पाया। मेरी हिम्मत ही न हुई, और ना मेरा मन ऐसा कुछ करता था कहने का। मैं सब कुछ बताने लगता हूँ। वो हैरत भरी आंखों से मुझे घूरती लगती है, मुझे घूरने लगती है। तब मैं कहता हूँ, मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे क्यों घूर रही है? क्या मुझे खा जाने का इरादा है? मैं मजाक में बोला था, सुरूर में था। तब कहती है, आप बड़े अजीब किस्म के इंसान हो। लोग बाग मुझे पाने के लिए तरसते रहते हैं, और मैं अब उनसे पीछा छुड़ाती हूँ। लेकिन मैं जब आपके पास में हूँ तो आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहता हूँ, चलो मान लिया, मैं आपके साथ रात गुजारूंगा, तो क्या मुझे देना कुछ पड़ेगा? एक्स्ट्रा कुछ खर्च करना पड़ेगा? तब कहती है, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। वो तो जो ढाबे वाले भैया हैं वही बता पाएंगे। मैं हैरान रह गया था। मैं पूछता हूँ कि आप ज़रा आवाज़ दे करके पूछो तो सही। वो कहती है, आप छोड़ो ना, छोड़ो ना, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहता था, उसके अंदर में मन में क्या चल रहा था। हाँ, मैं तो अंदर से मैं बहुत घबरा गया था। जब वो लड़की सब कुछ मेरे सामने रख देती है कि मैं आपके साथ रात बिताने के लिए तैयार हूँ, तब मैं हैरानी से उसको देखने लगता हूँ। मैं अब उस जगह पर से निकलने की सोच रहा था कि नहीं, इस जगह से मुझे निकल जाना चाहिए। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा, आज तक नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगा? यही सोच करके मैं अब थोड़ा समय ले रहा था। तब मैं उसको बार बार भेज रहा था, आप चाहो तो सही, पूछ के तो आओ, अब खाना के अलावा हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? मैं अपना पॉकेट भी तो देख लूँ। लेकिन वो लड़की जीत पर अड़ी हुई थी। छोड़िए ना, वो तो बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। तब मैं कहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं। जब आज तक मैं इतना उम्र हो गया, अब मैं किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी। मेरा तो सपना है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रात गुजारूंगा। मैं अपने दिल की बात कह देता हूँ। तब वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगती है। अब बिल्कुल उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। जब मैं उसके चेहरे पर रौनक देखता हूँ, गायब हो जाती है, चेहरा उदास हो जाता है। तब मैं कहता हूँ, अब क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हो गए? तब कहती है, आप पहले इंसान हो जो आपने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया, अच्छा बर्ताव। लेकिन यहाँ तो जो लोग आते हैं, अब मेरे पास बिल्कुल रात बिताने के लिए बेचैन होते हैं। और फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। मैं उसकी आंखों का आंसू देख करके घबरा जाता हूँ। कहता हूँ, मैडम जी क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? क्या आपके साथ में कुछ ज़बरदस्ती कराया जाता है? तब तक मैं यही अपने मन में विचार आने लगा कि लड़की कहीं इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं होती है, ये ढाबे वाले ऐसा तो कुछ करते नहीं हैं। मेरे मन में ऐसा कई तरह का सवाल पैदा हो चुका था। मैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन लड़की थी कि थोड़ा देर बैठ जाइए, थोड़ा देर बैठ जाइए।
ना जाने क्यों आग्रह कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बिल्कुल उस जगह पर मैं पीछे देख नहीं पाया था कि पीछे और भी कमरा बना हुआ है या नहीं है। मैं उधर जा ही नहीं मैं उधर जा ही नहीं पाया था। तब वो लड़की मेरे नज़दीक आकर के और खड़ी हो जाती है। कहती है, साहब आपसे एक बात कहूँ। मैं कहता हूँ, बोलो बोलो ना, घबरा क्यों हो रही हो, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं थोड़ा अपना पावर दिखाने की कोशिश किया था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब थोड़ा जोश जोश में ऐसा होता है, आज जब ड्रिंक इंसान कर लेता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही जोश आ जाता है। मैं भी अपने जोश जोश में बोल दिया था। तब कहती है, साहब इस जगह से आप निकल ही जाओ, तभी आपके लिए बेहतर है। मैं कहता हूँ, बात क्या है, बात क्या है। तब कहती है, साहब मैं कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको इशारा कर दिया। आप इस जगह से बाहर निकल जाओ, तभी आप सही सलामत आप अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो आप इस जगह से निकल नहीं पाओगे। अगर वो आ जाएगी ना, तो समझ लो आपकी कहानी बिल्कुल बिगड़ सकती है। अभी भी वक्त है आपके पास में, अभी उसको आने में टाइम लगेगा। तब तक आप अपना ट्रक लीजिए और यहाँ से निकल लीजिए। दोबारा इस ढाबे की तरफ मुड़कर देखना भी मत। जब वो लड़की बोलती है ना, मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगता हूँ। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या तुम्हारे साथ में कोई अत्याचार होता है? क्या ये ढाबे वाले आपके साथ कुछ गलत काम कराते हैं? इतना तो मैं जानना चाहता था, लेकिन वो मना कर रही थी। देखिए, वो कह रही थी कि आप बहस मत कीजिए, बहस करने का टाइम नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लीजिए। मैं उस लड़की को अब पूछने लगता हूँ। जब नशे में इंसान होता है ना, तो थोड़ा बातचीत ज़्यादा होने लगता है। और लड़की बार बार मुझे इशारा कर रही थी, आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं कहता हूँ, तुम्हारी मालकिन है जो आ जाएगी, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तब कहती है कि साहब मैं क्या बताऊँ, आप समझदार हो, लेकिन आप मेरा इशारा नहीं समझ पा रहे हो। आप भले मानुस हो, आप जैसा इंसान को मैंने पहली बार देखा है। आप गलत नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि आप किसी झंझट में ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से सही सलामत निकल जाए। मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ और तब मैं कहता हूँ, आखिर बात क्या है? जब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और तब कहती है, साहब मैं बताने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है। मैं एरिया से जब तक बाहर नहीं निकल जाऊँगी, अपने बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगी। मैं अब उसकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ देखती है। तब मैं कहता हूँ, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम इस जगह पर फंसी पड़ी हो? तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो रहा है? तब वो सर हिला देती है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। दारू तो पी रखा था, मेरे पर जैसे जुनून सवार हो गया था। मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता हूँ और सीधा उसी दरवाजे के पास बोलता हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो जैसे कांपने लगती है, थर थर कांपने लगती है। अब मैं जोश में कहता हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल देती है। लड़की के हाथ पकड़े मैं निकलने लगता हूँ और वो जो काउंटर पर लड़का बैठा हुआ था, अभी भी कुछ कर रहा था। जैसे ही हम दोनों को देखता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड़की का नाम लेकर डांटता है, तुम अंदर जाओ, तुम बाहर कैसे निकली? मालकिन आ जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। एकदम जैसे रट लगा रखी थी, जैसे उस पर दौरा पड़ गया था। लेकिन मैं उसकी तरफ अपनी आंखें तरेरता हूँ और कहता हूँ, जहाँ पर है ना, वहीं पर बैठा रहा, वहाँ से उठना भी मत। इसके बाद में उस लड़की को हाथ पकड़े अपने ट्रक के पास पहुँचता हूँ। ट्रक में मैं चढ़ाता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तब मेरे साथ में चल सकती हो। बताओ, तुम्हारा फैसला है। तब कहती है, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा आपसे, आप निकलिए यहाँ से, मेरे को इसी हालात में छोड़ दीजिए, मैं जा नहीं पाऊँगी, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगा। वो मुझे समझाने की कोशिश करती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप एक अच्छे इंसान हो, आप यहाँ पर आप मेरा पीछा छोड़ दो, जो मुझे होगा वो मैं देख लूँगी, लेकिन आप पर आँच नहीं आना चाहिए। मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ, अभी भी मेरा भले के बारे में सोच रही थी, लेकिन अपना भला वो खुद नहीं करना चाहती थी। मैं जोश में था, कहने लगा कि थोड़ा बहुत मैं ज़रूर समझ गया हूँ, अब मैं आपको इस ढाबे पर छोड़ूंगा नहीं, मैं लेके चलूँगा, मैं आपको यहाँ ढाबे से दूर लेके चलूँगा। मैं आपसे सब कुछ पूछना चाहता हूँ और जो आपको मदद चाहिए
मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप चलना चाहती है? तब वो मुश्किल से हाँ बोलती है। मैं बोलता हूँ देरी मत करो, फिर बैठो ट्रक में। ट्रक में बैठ जाती है, ट्रक स्टार्ट करता हूँ और तब तक वो ढाबा वाला लड़का हमारे ट्रक के सामने आके खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ उठाए। मैं पहली बार उसका आंख जो देखता हूँ ना, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि एक आम इंसान का आंखें इतना लाल कैसे हो सकती है। शरीर बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो गई थी। वो भर्राई आवाज में मुझे धमका रहा था, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, वो आने वाली है, आने वाली, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम भाग नहीं सकते यहाँ से, तुम उस लड़की को यहाँ पर छोड़ दो, तुम्हें भागना है भाग जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इस लड़की को जाने नहीं दूंगा। मैं भी जोश में था। मैं खिड़की से बाहर सर निकाल करके उसको धमकाता हूँ कि मेरे ट्रक के सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुझे धक्का मार दूंगा। मैं जितना भी हो सके उसका धमकी देता हूँ और आखिरकार उसको हटना ही पड़ा था। जब मैं अपना ट्रक को दौड़ाने लगता हूँ तब एक झटके से वो साइड हो जाता है, लेकिन चीखते हुए चिल्लाते हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगता है। चिल्ला के कह रहा था कि तुम दूर तक जा नहीं पाओगे, वो आने वाली है, जैसे ही आएगी सब तुम कब्जे में आ जाओगे, तुम भाग भी नहीं पाओगे, ना तो लड़की भाग पाएगी ना तुम भाग पाओगे। लेकिन मैं अपने ट्रक में जब बैठ जाता था ना, तो मैं बादशाह बन जाता था। मुझे लगता था कि मैं ही अब इस रोड का बादशाह हूँ, मुझे कौन छू पाएगा। एक बार रोड पर गाड़ी तो उतार लेने दो। अब मैं अपनी गाड़ी रोड पर उतार दिया था, लड़का पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब मैं उससे थोड़ा सा मस्ती जैसा कर रहा था, लेकिन जब मैं उसकी आंखें देखता था, कई पल उसकी आंखें सामान्य से नजर आती थी और कुछ देर के बाद आंखें लाल हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही यार ड्रिंक कर लिया हूँ और तभी ये सब कुछ मेरे साथ में अनुभव हो रहा है। अब मैं फिर जोश में अपने ट्रक को टॉप गियर में डालता हूँ। अब फिर किस लिए रुकना, बस ट्रक मेरा दौड़ रहा था, मैं बैक मिरर में देख रहा था। अब उस लड़के का आता पता नहीं है। लड़की बिल्कुल जैसे सिकुड़ी हुई बैठी हुई थी, जैसे अभी भी बिल्कुल डरी हुई है, खौफ में हो, ऐसा उसका हालत था। तब मैं उसको ट्रक चलाते हुए समझाता हूँ कि आप बिल्कुल शांत रहिए, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हम इस इलाके से चलते हैं और 1 घंटे की दूरी पर हमारा गोडाउन आ जाएगा, इसके बाद हम वहाँ पर रुकेंगे। आप फिर अपने बारे में जो भी है आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा, मैं आपको आपके घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। मैं थोड़ा बहुत समझ लिया था कि कहीं लड़की बहला फुसला करके, कई बार लड़की ऐसे भी आ सकती है, कई बार किसी के छलावा में चक्कर में आकर के, प्रेम के चक्कर में भी अपने घर से बाहर निकल जाती है। कहीं मुझे तो यही लगा था कि लड़की चली गई है। आज जब मैं 1 घंटे का 1.5 घंटा लग जाता सफ़र करने में, आज जब अपने गोदाम के पास पहुंचता हूं, जहां पर गोदाम के बाहर रोड पर अब लाइटें जली हुई थी, लेकिन गेट बंद था, मोटा मोटा ताला लटका था। इसके बाद मैं अपना ट्रक पार्किंग एरिया था और वहां मैं खड़ा कर देता हूं। मैं पानी का बोतल उठाता हूं, पानी पीता हूं और लड़की की तरफ देता हूं, अतः वो मना कर देती है कि मैं नहीं पीऊंगी। मैं थोड़ा दोबारा पानी घूंट भरता हूं और फिर मैं कहता हूं आप अपने बारे में अब बताइए। अब आप यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आप बताना चाहती थी उस जगह पर बता नहीं पाई, अब यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि आप अपने घर से दूर हैं, आप शायद घर से अपना भाग आई हैं ना, मुझे ऐसा ही लगा था, अंदाजा जो था। तब कहती नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर से भागी नहीं हूँ, जो आप समझ रहे हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं कहता हूं फिर आप इस ढाबे में कैसे फंसी, आप हैं कौन। तब वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, अब फिर कहती है एक लंबी कहानी है। मैं कहता हूं अब तो मेरे पास में टाइम ही टाइम है, पूरी रात पड़ी है, जो भी बात अपना बिल्कुल मेरे सामने में रखिए, तभी तो मैं आपका मदद कर पाऊंगा। मैं भी आराम से बैठा हुआ स्टीयरिंग पर हाथ रख करके और उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी। इसके बाद अपना कहानी वो शुरुआत कर देती है। कहती है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि मैं किसी लड़के के साथ में प्रेम करती थी। इसके बाद मैं उसके साथ शहर में गई हुई थी, मैं उसके साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन अब उस लड़के का नाम मुझे याद नहीं आता है, ना अब उसका चेहरा याद आता है। मैं बहुत जोर लगाती हूँ तभी मुझे वो उसका चेहरा नाम पता नहीं लगता है।
मैं तो अपना नाम भी भूल चुकी हूँ कि मेरा नाम क्या है। मैं हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगता हूँ। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपकी याददाश्त चली गई है? कोई बीमारी है? तब कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब मैं कहता हूँ फिर आगे क्या हुआ? जब आप शहर में पहुंची तब क्या हुआ? तब वो याद करने लगी कहने लगी इसके बाद जब मुझे कुछ याद आता है ना, तो वो लड़का मेरे साथ में नहीं था। मैं एक पेड़ के पास में अपने आप को पाती हूँ। अब फिर मैं अपने आप को अकेला देखती हूँ। अब फिर मुझे डर लगने लगता है। मैं आसपास में इधर उधर भागने लगती हूँ। मैं अपने साथी की तलाश करने लगती हूँ, लेकिन उसका चेहरा मुझे पता नहीं था। अब मैं जब देखती हूँ तो मैं अपने आप को भूत प्रेत के बीच में, आत्माओं के बीच में पाती हूँ। वहाँ पर पेड़ पर बहुत सारी आत्माएं मुझे बैठी हुई नजर आ रही थी और मुझे इशारा कर रही थी कि तुम भी आ जाओ, इस पेड़ के ऊपर में आ जाओ। तब मैं डर जाती हूँ। मैं एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ भागने लगती हूँ। मैं उनको देख करके बड़े खौफ में थी। ये तो प्रेतात्मा है, मैं ये चुड़ैल हैं, ये भूत प्रेत हैं। अब मैं चीखती हुई डरती हुई अपने आप को सुरक्षित करती जा रही थी। मैं भागती जा रही थी, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ आत्मा ही आत्मा है। मैं एक आत्मा वाली जगह पर मैं आकर के फंस गई थी। अब मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। उस जगह से मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूं तो मैं निकल नहीं पाती हूं। आखिरकार एक पेड़ के पास में जाके खड़ी होती हूं, जहां पर मुझे कोई उस पर आत्मा बैठी नहीं दिखाई देती है। मैं थोड़ा अपने आप को सुरक्षित समझती हूँ और तभी वो पेड़ हिलने लगता है और उस पर से एक आत्मा औरत उतरती है। मैं उसको देख के घबरा जाती हूँ और तब कहती है अरे तू कहाँ भाग के जाएगी? कहीं भी जाएगी हम लोग ही मिलेंगे। आओ मेरे साथ में, आओ मेरे साथ में, तुम मेरे साथ में सुरक्षित रहोगी। तब मैं अपने आप को जो मैं महसूस करने लगी और जब मुझे पेड़ पे चढ़ाने लगी। मैं आज तक पेड़ पे चढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं जैसे हवा में तैर रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ लिया और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि मैं हवा में तैर रही हूँ। मैं उस पेड़ पर बैठ जाती हूँ और तब कहती तुम किससे डर रही थी? मैं कहने लगी आप लोगों से। आप लोग भूत प्रेत हो ना, आप लोग आत्मा हो। और तब वो हंसती है और कहती है तुम क्या हो? तुम अपने आप को कभी देखा है गौर से? तुम क्या हो? मैं अपने आप को देख रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बदलाव नजर नहीं आता है। और तब वो औरत हंसने लगती है कहती है तुम भी हम में से एक हो, तुम भी एक आत्मा हो। ये आत्माओं का जगह है, यहाँ पर आत्मा ही वास करती है। तुम इस जगह से अपनी मर्जी से निकल नहीं सकती। जब तुम्हें बुलावा आएगा तभी इस जगह से तुम बाहर जा सकती हो। अब तुम मेरे साथ में हो, तुम मेरी मित्र बन जाओ। मैं सच कहूँ ना, मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। लेकिन वो हंसती रही कहने लगी अब तुम्हारा यही घर है, तुम्हारा सब कुछ संसार यही है। जैसे हम रह रहे हैं तुम्हें भी इसी जगह पर रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी रात कितनी टाइम उस जगह पर बिताया, ना मुझे अब ऐसा अंदाज़ा लग रहा था। आखिरकार एक शोर शुरू हो गया था। मुझे नहीं याद कि वो शोर किसका था। तब वो प्रेतात्मा कहती है बहन भागो, इस पेड़ से उतर करके कहीं दूर चली जाओ। कोई आ रहा है जो हम लोग को पकड़ के ले जाता है, हम लोग को पकड़ के ले जाता है। इसके बाद वो भी भाग जाती है, लेकिन मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ। मैं भी एक दिशा की तरफ भागती हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पाती। तभी मैं देखती हूँ कि एक बड़ी सी औरत काले कपड़े पहने हुए अब मेरे पास में आ जाती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल नजर आती है, बिल्कुल किसी पिशाचनी की तरह। वो मुझे अपने काबू में कर लेती है और मुझे अपने साथ लेके चल पड़ती है। इसी ढाबा पर ले आती है। अब मैं इसी ढाबा पर बहुत टाइम से रह रही हूँ। ये जो ढाबा है ना, बस आप जैसे नौजवान लोगों को अब धोखा में रखने के लिए बनाया गया है। मैं उस लड़की की दास्तान सुन रहा था जो बता रही थी। मेरा तो बस बस देखते ही मैं उसको जा रहा था, ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है। मैं अभी तक उसको टोका नहीं था, बस मैं उसकी आवाज़ सुनता जा रहा था। तब मैं कहता हूँ इसके आगे क्या हुआ? कहती है मैं इस जगह पर आ गई। ये जो ढाबा है ना, ये ढाबा नहीं है। ये ढाबा जरूर आपको महसूस हुआ था जैसा आप ढाबा के अंदर में हो, लेकिन उसका एक तरह से माया जाल है। वो माया जाल बुन के रखती है, आप जैसे नौजवानों को फंसाती है
और हम एक तरह से आपके लिए, मैं एक तरह से गुलामी करना चाहती हैं, हमसे गुलामी करवाती है, चारा बनाती है, और हमारे रूप को देख करके आप जैसे ड्राइवर नौजवान लड़के फंस जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। हमारा काम बस आपको लालच देना है, लेकिन आप लालच में नहीं फंसे। तब मैं समझ गई कि आप सब उनमें से नहीं हैं जो किसी लालच में फंसने वाले हैं। तब मुझे लगा कि मैं आपकी मदद करूं, आप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो लड़की रोने लगी। मैं कहने लगा कि क्या तुम भी आत्मा हो? वो कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को ऐसा कभी देखा ही नहीं। लेकिन मेरे दिल के अंदर में धक 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 शुरू हो गया था। मुझे लगने लगा कि इतनी सब कहानी बताने के बाद भी इसको लग रहा है कि ये आत्मा नहीं है। मैं उसको एक तरह से देख करके घबरा गया था। क्या मैं एक आत्मा को अपने ट्रक में बिठा के लाया हूँ? क्या मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैं उसे कई तरह का सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन वही बोल रही थी कि आप देखिए, आप लग रहा है कि मेरे से आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मैं आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान तो मैं उठाती हूँ। आपने बारे में सब कुछ बताने लगी कि मेरे साथ में क्या क्या होता है। वो औरत मेरे पर कितना वो टॉर्चर करती है, मुझे मजबूर कर देती है आप जैसे नौजवान लड़कों को फंसाने के लिए। मैं पूछता हूँ कि वास्तव में तुम प्रेतात्मा हो? और तब वो अपनी वही बात दोहराती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ वो ढाबे वाला लड़का जो हमें आपके पास पहुँचाया था, क्या वो भी एक प्रेतात्मा है? और तब कहती, नहीं, प्रेतात्मा तो नहीं, लेकिन वो भूत प्रेत जैसा जरूर दिखता है, वो कभी कभी बहुत भयानक हो जाता है। मैं जब ये बात सुनता हूँ ना, तो मैं दहल जाता हूँ। अब मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया उस लड़की को ला करके। मुझे इसको लेके आना नहीं चाहिए था, लेकिन इसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी। अब मैंने इससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन अब तो मैं खुद डरा हुआ था। लेकिन लड़की मुझे कह रही थी कि आप डरे हुए लग रहे हैं, आप मुझे डरिए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आज तक मैंने किसी के साथ में ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया। तब मैं कहता हूँ, कभी आपने आपको आईने में देखा है? मैं अब उसको आईना दिखाना चाहता था कि अपने आप को आईना देखे, और तब उसको महसूस हो कि वास्तव में एक प्रेतात्मा है और ये इंसान है। कहती, नहीं, मेरे पास में आईना कहाँ से आया? मैं कहता हूँ, मेरे पास में है ना, खिड़की से जरा सर बाहर निकाल करके आईना मोड़ो और फिर अपने आप को देखो। वो ऐसा ही करती है। आज जब करती है ना, तो वास्तव में रोने लगती है और कहती है, क्या मैं एक आत्मा हूँ? क्या मैं आत्मा बन चुकी हूँ? क्या मैं मर चुकी हूँ? आप तो दहाड़े मार मार करके रोने लगी थी। मैं और घबरा गया था। मुझे लगा कि ये शांत हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। मेरा दिल की धड़कन बढ़ने लगता है, मैं डर जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं उसको शांत करा पाता हूँ कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए, और तब शांत होती है। मैं पूछता हूँ, आपको कुछ याद होगा, आपका घर कहाँ पर है, कहाँ के रहने वाली है? और तब कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने आप को बस ऐसे ही रूप में पाया हूँ, जो मैं पहले थी आज भी ऐसे ही हूँ। लेकिन इस आईने में मुझे अलग दिखाई देता है। मेरी आंखें कुछ सफ़ेद सी नज़र आती है, मेरा चेहरा कुछ अलग सा नज़र आता है। क्या मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ? क्या मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ? और तब मैं कहता हूँ, शायद, बिल्कुल हो सकता है कि आप एक आत्मा बन चुकी हो, लेकिन आप औरों जैसा नहीं हो। मैं डरा हुआ था। मैं बिल्कुल प्रेम से उससे बात कर रहा था। तब मैं कहता हूँ, बताइए, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? तब वो लड़की कहती है, आप मुझे उस जगह से छुड़ा के लाए, सबसे बड़ी मदद की आपने। इससे बड़ी और क्या मदद कर सकते हैं? अगर मैं आत्मा हूँ तो मुझे तो अब कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, जहाँ जाना चाहे मैं जा सकती हूँ। इसके बाद कहने लगी, आप मेरे वजह से घबराइए मत, आप मुझे डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। इसके बाद वो खिड़की खोलती है और बाहर निकल जाती है। मैं उसको जाते हुए देखता हूँ। और जब वो कुछ दूरी पर पहुँच जाती है, अब मैं चांद की रोशनी में देखता हूँ, और तब वो मुझे धुआं धुआं सा नजर आने लगती है। आज सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है और पेड़ पर हलचल होने लगती है। और जब हलचल होती है तो मैं देखता हूँ
कि दो हाथ लटक जाते हैं और उसको ऊपर खींच लिया जाता है। और कोई शोर शराबा नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। मेरी तो जैसे हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब मैं करता क्या करता। मैं उस लड़की को देख करके इतना घबरा गया था। और जब उसके दो हाथ ऊपर खींच लेते हैं और उसके बाद से वो लड़की गायब हो जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी। अब टाइम सुबह का अब होने वाला था। जैसे तैसे मैं अपने ट्रक में अब जो रात था गुजार लिया था, अब सुबह होने वाला था। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मैं घबराया हुआ था। ये सब मेरे साथ में कैसे हो गया। इस लड़की की वजह से मैं आज जिंदा बचा हूँ। और तब मुझे लगने लगा कि वो लड़की जो प्रेतात्मा थी ना, शायद उसको भी पता नहीं था कि वो प्रेतात्मा बन चुकी है। आप मैं कहूँ ना, जो उसने किस्सा बताया था, अपनी कहानी बताया था, जो औरत खूंखार से दिखने वाली थी वो उसकी बॉस बन चुकी थी। वो भी कोई पिशाचनी थी और वो ऐसा ही काम कराती थी नए नौजवान लड़के को फांसने का। और इसके बाद उसके साथ में क्या होता था वो लड़की बता नहीं पाई। क्या वो इंसान इसके जाल में फंसते थे, क्या जिंदा निकल पाते थे, या फिर उनके साथ में कुछ अलग खेल होता था, वो लड़की बता नहीं पाई थी। उसका काम था नौजवान को फंसा करके बिस्तर तक ले जाना और इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता था। वो काम अब दूसरा कोई संभाल लेता था, यानी वो पिशाचनी जो बहुत ही भयानक दिखती थी, जैसा लड़की कहना था। सच कहूँ ना, जब सुबह हो जाती है और जब वो गेट खोलता है और तब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। मैं उस पेड़ की तरफ देख रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस पेड़ के पास जाऊं और मैं उस लड़की को आवाज़ दूं कि तुम सुरक्षित तो हो। मैं जब चौकीदार से उस जगह के बारे में पूछने लगता हूँ कि भाई वो सामने पेड़ है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा कुछ प्रेतात्मा, कोई भूत प्रेत का कोई कहानी होता है क्या। और तब वो हंसने लगता है कहता है साहब यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, यहाँ कुछ नहीं होता है। अगर होता तो मुझे भी जानकारी होती। मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ और मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैंने तो आज तक यहाँ ऐसा कुछ अब मैं देखा नहीं, ना कोई महसूस किया। सच कहूँ ना, जब मेरे ट्रक खाली हो जाता है और जब मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करके चलने लगता हूँ और तब मेरा मन करता है कि एक बार मैं उस पेड़ के पास जाऊँ और जाके देखूँ। मैं ट्रक रोक देता हूँ, ना जाने मेरे मन में क्या आता है। और जब मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ, मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ पर बस खाली खाली और कुछ नहीं। पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, टहनी लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो प्रेतात्मा उस पर बैठी हुई नजर आ रही हो। मैं देख लेता हूँ, अब मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ ये पेड़ खाली है, यहाँ कोई प्रेतात्मा नहीं। और तब मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने काम में लग जाता हूँ। लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पाता हूँ। वो लड़की उस रात मेरे साथ में कितना मदद किया था। जब मैं उस जगह पर एक भूतिया ढाबा पर मैं अपने आप को फंसा पाता हूँ, अगर वो प्रेतात्मा लड़की नहीं होती तो शायद मैं उस जगह से सही सलामत निकल नहीं पाता। लेकिन उसके बाद कभी भी वो प्रेतात्मा लड़की मुझसे टकराती नहीं है, ना मुझसे मिलती है। लेकिन इतना जरूर होता है कि ये जब कहानी मेरे साथ में घटी थी, अब मैं अपने परिवार में जाता हूँ और सब कहानी बताता हूँ, तो मेरे परिवार के मुखिया यानी मेरे पिताजी बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। एक बाबा जी के पास जा कर के मेरे लिए सुरक्षा यंत्र का प्रबंध करते हैं और कहते हैं बेटा ये अपने गाले में डाल के रखना और देखना तुम्हें कोई प्रेतात्मा, कोई भूत प्रेत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब वास्तव में ऐसा ही होता है। उसके बाद मैं अकेले तो कभी भी, मैं कहूँ ना, जब मैं जान लेता था कि इस जगह पर भूतिया जगह है, भूतिया रोड है, तो मैं कभी भी अकेले जाने का सोचता भी नहीं था। जब मैं ट्रक एक साथ खड़े होते थे ढाबा पर, कहीं पेट्रोल पंप पर, और जब कैनवाई बनती थी तब मैं उनके साथ गुजरता था। लेकिन दोस्तों इस घटना से मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला था। मैं अपने आप का रोड का बादशाह समझता था, वो भी रात का। लेकिन इस घटना ने वो मेरा घमंड को चूर चूर कर दिया था। और तब मैं इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि मैं रात के टाइम अकेले अपनी यात्रा पर निकल सकूं। जब तक कोई साथ में ना हो, कोई ट्रक वाला आगे पीछे ना चल रहा हो, और तब तक तो मैं हिम्मत कर ही नहीं पाता था। इस घटना से मुझे ये सबक मिल चुका था
कि भाई अनजानी रास्तों पर रात को अकेले कभी सफ़र नहीं करना चाहिए। खास करके ऐसे अनजान ढाबों पर जहाँ पर आसपास में कोई ना रहता हो, वहाँ पर कोई दिखाई ना दे, कोई ट्रक वाले वहाँ पर खड़ा ना हो, और उस ढाबे पर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इस घटना ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फिर हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।